प्यारे विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य की विधाओं के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक की व्याख्यान श्रृंखला में हमने नाटक, कहानी और निबंध पर चर्चा की है। हिंदी साहित्य की एक जो प्रमुख विधा के रूप में आधुनिक काल में उभरी, वो विधा है उपन्यास। और आज हम उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में ही चर्चा करेंगे। जहाँ तक उपन्यास का प्रश्न है, उपन्यास एक हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विधा है जो कि पश्चिम से भारत में आया। और उपन्यास एक ऐसी विधा है जो आधुनिक काल की ही देन है, चाहे वह पश्चिम हो या फिर भारत की बात करें तो उपन्यास आधुनिक काल की विधा ही है। और कथा साहित्य के अंतर्गत ही हम उपन्यास को भी लेते हैं। कथा के अंतर्गत कहानी और उपन्यास, इन दोनों विधाओं को सम्मिलित किया जाता है। कहानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम कथा साहित्य के जो दूसरी विधा है उपन्यास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, उपन्यास जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम से आई हुई विधा है। और पश्चिम से जो भी नई आधुनिकता कहें या नव जागरण कहें या फिर उपन्यास विधा कहें, वे बंगाल और महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए हिंदी प्रदेशों तक पहुंची हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप शोधपूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपको यह बड़ी सरलता से पता लग जाएगा कि उपन्यास विधा का प्रारंभ और विकास पहले आप बंगाल में देखेंगे या फिर महाराष्ट्र और गुजरात आदि क्षेत्रों में आप देखेंगे, और उसके बाद उन उपन्यासों का अनुवाद किया गया हिंदी लेखकों के द्वारा, और फिर उसके बाद ही उस तरह के उपन्यास हिंदी में लिखना प्रारंभ हुए थे। यदि उपन्यास विधा के स्वरूप और किस तरह की विधा यह होती है उस बारे में चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम हम इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। उपन्यास एक शब्द न्यास में उपसर्ग लगाने से बना है। उप का अर्थ होता है नज़दीक और न्यास का मतलब होता है रखी हुई। तो जो वस्तु, जो कथा वस्तु, जो कथानक हमारे सबसे नज़दीक का है, अर्थात समाज से सबसे अधिक सरोकार रखता है, उस विधा को ही उपन्यास कहा गया। कहने का मतलब यह है कि समाज का सजीव चित्रण और संपूर्ण चित्र जिस विधा में हमारे सामने आता है, उस विधा को उपन्यास का नाम दिया गया। और इसके लिए अंग्रेजी में नोवेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि हम देखें कि जैसा हमने चर्चा भी की है पिछले तीनों विधाओं में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल ही गद्य विधाओं की अधिकतर जो विधाएं हैं, गद्य काल की जो अधिकतर विधाएं हैं, उन सब के उद्भव का काल रहा है। भारतेंदु जी के काल में ही उपन्यास विधा का प्रारंभ हुआ। और जिस प्रकार से हमने कहानी पर चर्चा की थी कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, और उस पर बहुत से विद्वानों में मतभेद भी हमने चर्चा की थी कि किस किस विद्वान ने किस किस दृष्टिकोण से हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है। ऐसे ही उपन्यास पर भी मतभेद रहा है, लेकिन उपन्यास पर बहुत कम मतभेद रहा है। बहुत से विद्वान श्री श्रद्धाराम फुल्लोरी जी के द्वारा, जो कि 1877 में लिखा गया था, भाग्यवती नाम का उपन्यास, उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास ठहराते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अंग्रेजी ढंग के नोवेल के तरह का उपन्यास नहीं है, और वे इसे केवल एक उपदेशात्मक एक गाथा ही मानते हैं, और इसे आधुनिक तरह का उपन्यास वे नहीं मानते हैं। अधिकतर विद्वान जो एक उपन्यास को आधुनिक तरह का पहला उपन्यास मानते हैं और सभी उस पर एक मत भी हैं, तो वो उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि सन 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचा गया था। तो अधिकतर विद्वान परीक्षा गुरु को ही
हिंदी का प्रथम उपन्यास ठहराते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात भी है कि श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा जो 1877 में भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा गया था, इसका प्रकाशन 10 वर्ष पश्चात सन 1887 में हुआ था और उससे पहले ही 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हो चुका था। अतः अधिकतर विद्वान काल क्रम की दृष्टि से हिंदी उपन्यास का प्रारंभ सन 1877 ईस्वी से ही मानते हैं और हिंदी उपन्यास को भी अध्ययन करने के लिए हम हिंदी उपन्यास की इस यात्रा को कई पड़ावों में बांटकर अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमने कहानी, नाटक और निबंध की यात्रा को कई कालों में विभाजित करके अध्ययन किया था, तो प्रथम जो काल हम इसमें विभाजित करते हैं वो है आरंभिक काल या प्रेमचंद पूर्व का युग। उसके बाद प्रेमचंद युगीन उपन्यास, उसके बाद प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, फिर स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास और फिर समकालीन उपन्यास। इस तरह से 5 भागों में विभाजित करके हम उपन्यास पर चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों, यह बताना भी आपको आवश्यक है कि प्रेमचंद को केंद्र में रखकर उपन्यास के इस कालक्रम का विभाजन किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद एक उपन्यास के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने उपन्यास के लिखने की कथ्य और शैली को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया, उसे एक नई गति और नई दिशा प्रदान की। अतः उनके इस अत्यधिक प्रभाव के कारण ही उपन्यास की विकास यात्रा में उनका बहुत अधिक महत्व देखते हुए इस विभाजन को उनके नाम के आधार पर किया गया है। हमने कहानी के बारे में चर्चा करते हुए भी यह देखा था कि प्रेमचंद के नाम के आधार पर, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के आधार पर कहानी के कालक्रम का विभाजन भी उसी प्रकार उनके नाम के आधार पर किया गया था। तो आज हम भारतेंदु युग या कह सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों सम्मिलित हैं और जिसे हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास का युग भी कह सकते हैं, उस युग के बारे में चर्चा करेंगे। और जहाँ तक प्रेमचंद पूर्व युग की बात है, हम उसे 1877 से लेकर 1918 तक मान सकते हैं। इस कालक्रम को प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है क्योंकि सन 1918 में प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही उपन्यास के कथ्य और शिल्प में एक नई गति और नई दिशा हमें देखने को मिलती है, जिस कारण से प्रेमचंद पूर्व युग को प्रेमचंद युग से हम अलग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास को हम उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके कथ्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि उस समय में किस किस तरह के उपन्यास लिखे गए और उन विशिष्ट उपन्यास शैलियों के रचनाकार कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। इस आधार पर हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों को वर्गीकृत करते हैं और उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। प्रथम जो वर्गीकरण का क्रम है उसमें हम सामाजिक उपन्यासों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद जासूसी उपन्यासों पर चर्चा करते हैं, फिर ऐतिहासिक उपन्यासों का क्रम आता है और उसके बाद भाव पूर्ण उपन्यासों का क्रम आता है। यदि हम प्रेमचंद पूर्व के सामाजिक उपन्यासों पर बात करें तो सामाजिक उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से श्रद्धाराम फुल्लोरी और इसके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, जिनका हमने बिल्कुल उपन्यास पर चर्चा करते हुए प्रारंभ में ही हमने जिनका नाम लिया था, उपन्यास के आरंभिक दौर के उपन्यासकारों में जिन्हें गिना जाता है। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट भी एक ऐसे उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने समाज को लेकर, सामाजिक बुराइयों को लेकर उपन्यास लिखे हैं।
उनके दो प्रमुख उपन्यास जो मुझे याद आते हैं, प्रमुख हैं, नूतन ब्रह्मचारी और सो अजान एक सुजान। सामाजिक उपन्यासों में इस तरह की कथा वस्तु ली जाती है कि समाज में व्याप्त जो भी दुष्प्रवृत्तियाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, जो आडंबर धर्म में प्रचलित थे, उन सब का विरोध हमें सामाजिक उपन्यासों में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इन उपन्यासकारों ने समाज को एक उपदेश और नीति की शिक्षा देने के लिए उपन्यास लिखे थे। अतः इस समय के उपन्यासों को उपदेशात्मक और नीतिपरक भी कहा जाता है। उस समय के समाज में फैले, चाहे वह धार्मिक आडंबर हों, रीति रिवाजों के आडंबर हों, स्त्रियों की दशा हो, अथवा हमारी संस्कृति का अपसंस्कृतिकरण की बात हो, सब विषयों पर, सामाजिक विषयों पर उस समय लेखकों ने उपन्यास लिखे। लेकिन उन उपन्यासों में आधुनिक तरह की आधुनिकता या यथार्थ बोध हमें उस मात्रा में देखने को नहीं मिलता, अपितु हम ये कह सकते हैं कि वे उपन्यास अधिकतर नीतिपरक और उपदेशात्मक ही बनकर रह गए। जीवन की यथार्थ झांकी को कुछ हद तक उन्होंने प्रस्तुत अवश्य किया, लेकिन उस कोटि के उपन्यासों में उन्हें नहीं गिना जा सकता जिस तरह के सामाजिक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे थे। सामाजिक उपन्यासों में पंडित गौरीदत्त, जिन्होंने देवरानी जेठानी नामक उपन्यास लिखा, और यही कारण है कि इस तरह के उपन्यासों के आधार पर ही विद्वानों ने इन उपन्यासों को उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा और इन उपन्यासों को केवल एक गाथात्मक साहित्य के रूप में ही इनको गिना है। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख उपन्यासकार इस युग के थे किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की हमने कहानी की चर्चा करते हुए भी इनका नाम लिया था और इनकी कहानियों के बारे में चर्चा की थी, और प्रथम कहानी के रूप में इनकी कहानियों को भी सम्मिलित किया गया था। तो आप देखते हैं कि कुछ जो इसमें साहित्यकार हैं वे आपको निबंध, कहानी, उपन्यास, इन सब विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त यदि किशोरीलाल गोस्वामी के अतिरिक्त हम बात करें तो जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वे हैं लज्जाराम शर्मा और ठाकुर जगमोहन सिंह। किशोरीलाल गोस्वामी ने उस समय में 65 उपन्यास लिखे हैं और एक प्रमुख उपन्यासकार के रूप में उनका नाम भी गिना जाता है। विद्यार्थियों, इस उपन्यास की सामाजिक उपन्यास लिखने की परंपरा का लाभ हम यह मान सकते हैं कि प्रेमचंद आदि लेखकों को एक परंपरा मिली, उस एक आधार मिला जिसके आधार पर उन्होंने सामाजिक परंपरा के उपन्यास लिखने के क्रम को शिखर पर पहुंचाया और इतने उत्कृष्ट और विश्व स्तरीय उपन्यास प्रेमचंद जी ने रचे। दूसरा जो वर्ग उपन्यास का इस युग में हम पाते हैं वो है अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास। विद्यार्थियों, ये उपन्यास इस तरह के उपन्यास थे कि इन उपन्यासों में जादू, रहस्य, रोमांच और अतार्किक घटनाएं और इसके अतिरिक्त रोमांचक प्रसंग और अविश्वसनीय घटनाओं की बहुलता इन उपन्यासों में हम देखते हैं। प्रमुख रूप से इस तरह के उपन्यास लिखने वालों में जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए, देवकी नंदन खत्री का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि उपन्यास लिखे। और विद्यार्थियों, ये उपन्यास इतने प्रसिद्ध हुए कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने भी देवनागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया और इन उपन्यासों को पढ़कर इनसे मिलने वाला कथा रस, अद्भुत रस आस्वाद किया। इन उपन्यासों की प्रमुख कथा वस्तु के रूप में हम जो मध्ययुगीन और जो उर्दू की जादुई कहानियां हैं उन को पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। उनकी कथा वस्तु जैसी ही इनकी कथा वस्तु होती थी।
इन उपन्यासों को अय्यारी उपन्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि अय्यार का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि सभी कलाओं में कुशल होता है, वह रूप बदलने में भी कुशल होता है, भागने में भी कुशल होता है और उसका प्रधान भूमिका इस प्रकार के उपन्यासों में होती थी। इसीलिए इन उपन्यासों को अय्यारी उपन्यास कहा जाता है। इसमें कोई एक राजकुमार राजकुमारी इस तरह के उनके मध्य प्रेम और फिर राजकुमार उस तिलिस्म में बंद राजकुमारी को छुड़ाने का प्रयास करता है, उसका साथ कोई अय्यार देता है और वह किस प्रकार से उस राजकुमारी को छुड़ाने में सफल होता है, इस प्रकार से इस कथा का ताना बाना बुना जाता था। और इस प्रकार के उपन्यास लिखने वालों में जो एक और प्रमुख लेखक हमारे सामने आते हैं उनका नाम है हरिकृष्ण जौहर। और ये इन उपन्यासों का इतना प्रभाव अवश्य रहा कि इन्होंने हिंदी की लोकप्रियता को बहुत अधिक बढ़ाया और बहुत से लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी। लेकिन इन उपन्यासों ने जो प्रारंभ में हिंदी में सामाजिक उपन्यास लिखने की परंपरा चली थी उसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया और इनकी लोकप्रियता का यह परिणाम भी हुआ कि लेखकों ने इस प्रकार के उपन्यास लिखने प्रारंभ कर दिए और सामाजिक उपन्यास की परंपरा कहीं न कहीं पीछे छूट गई। इसके बाद जो प्रमुख उपन्यास का वर्ग इस काल में हमारे सामने आता है वो है जासूसी उपन्यास लिखने का दौर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जासूसी उपन्यासों में किसी एक जासूस के द्वारा किए गए कार्यों का बड़ा ही रोचक और अद्भुत और रहस्यमयी ढंग से वर्णन किया जाता था। ये विधा भी इंग्लैंड से हमारे देश में आई थी। आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास इस जासूसी उपन्यास की तरह ही उपन्यास होते थे और उनका प्रभाव ग्रहण करके भारत में भी इस तरह के उपन्यास लिखे गए। इस तरह के उपन्यासों में कोई जासूस किसी सुराग का पता लगाने का प्रयत्न करता है और फिर वो एक रहस्य से दूसरे रहस्य में प्रवेश करता है और अंत में उस सुराग तक किस प्रकार से पहुंचता है। बड़े ही रोमांचक और अद्भुत ढंग से इस प्रकार के उपन्यासों में ऐसा वर्णन किया गया है। और इस तरह के उपन्यास लिखने वालों में हम जिनका नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाते हैं वे हैं गोपाल राम गहमरी। और गोपाल राम गहमरी जी ने 200 जासूसी उपन्यास उस समय लिखे। उन्होंने एक पत्र 1900 में प्रकाशित किया जो कि मासिक पत्र था। उस पत्र में उनके ये उपन्यास छपते थे। इसके अतिरिक्त हम ये भी पाते हैं कि जासूसी उपन्यास तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों की तरह बिल्कुल ही यथार्थ से कटे हुए नहीं थे, अपितु यथार्थ के धरातल पर लिखे जाने वाले उपन्यास थे। भले ही उनमें रोमांच हो और अद्भुत तत्व का समावेश हो, घटनाओं की अतार्किकता हो, लेकिन फिर भी वे समाज से जुड़े हुए उपन्यास ही कहे जा सकते हैं। उनमें मानव के प्रति करुणा और समाज को एक संदेश देने का प्रयास भी किया गया था। गोपाल राम गहमरी के अलावा जासूसी उपन्यास लिखने वालों में रामलाल वर्मा और किशोरी लाल गोस्वामी का नाम भी लिया जा सकता है। विद्यार्थियों, जासूसी उपन्यासों के बाद जो वर्ग उपन्यास का हमारे सामने इस दौर में आता है उसे हम ऐतिहासिक उपन्यास के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के उपन्यासों में इतिहास से संबंधित घटनाओं को उपन्यास का कथ्य और वस्तु बनाया जाता था। उनमें मध्य युग, इतिहास का मध्य युग, उससे संबंधित घटनाओं को उपन्यास के रूप में पाठक के सामने अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन विद्वानों का मत है कि इन उपन्यासों में ऐतिहासिक तत्व बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि इतिहास के पर्दों में छिपी हुई बातों को पाठक के सामने प्रकट करना ऐसा उद्देश्य इस प्रकार के लेखकों का नहीं रहा, अपितु उनका उद्देश्य अवश्य ही यह रहा था कि जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों के दौर में जब अप्रामाणिक घटनाएं सबके सामने प्रस्तुत हो रही थी तो इतिहास का जामा पहनाकर ऐसी अतार्किक और अप्रामाणिक घटनाओं को प्रामाणिक बनाकर पाठक के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, ऐसा उद्देश्य इस प्रकार के लेखकों का इस समय में दिखाई देता है।
क्योंकि इन उपन्यासों में इतिहास पर ध्यान केंद्रित ना करके इतिहास के परिवेश को ज्यों का त्यों और सजीव रूप से चित्रित ना करके केवल प्रेम कथाओं आदि को ही चित्रित करना इन उपन्यासकारों का उद्देश्य रहा है। ऐसा भी लगता है कि इन उपन्यासकारों ने सही तरह से इतिहास की छानबीन करके इन उपन्यासों की रचना नहीं की, अपितु विद्वान इस बारे में यह भी कहते हैं कि ये उपन्यास ऐतिहासिक रोमांटिक उपन्यास हैं। इनमें वास्तविकता बहुत कम है और इनका वास्तविक उद्देश्य भी इतिहास का चित्रण करना नहीं था। ऐतिहासिक उपन्यासकार लिखने वालों में प्रमुख रूप से किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, जयराम दास और गंगाराम का नाम लिया जा सकता है। विद्यार्थियों, इस युग में जो अगला उपन्यास का वर्ग हमारे सामने आता है, जिस तरह के उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों को हम भावपूर्ण उपन्यासों के वर्ग में रख सकते हैं। इनमें भाव की प्रधानता होती थी, इनमें कथानक और चरित्र चित्रण लगभग नगण्य अवस्था में था। केवल भाव का ही प्रदर्शन करना इन उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य रहा था। ऐसे उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न को सम्मिलित किया जा सकता है और यह उस समय का एक उत्कृष्ट भावपूर्ण उपन्यास गिना जाता है, जिसे पाठकों ने बहुत अधिक सराहा था। इस प्रकार के उपन्यास लिखने वालों में एक और नाम जो हमें याद आता है, उनका नाम है ब्रजनंदन सहाय। तो विद्यार्थियों, हमने 5 तरह के वर्गों में इस दौर के उपन्यासों को वर्गीकृत किया है। इसके अतिरिक्त अन्य उपन्यासकार भी इस युग में उपन्यास लिख रहे थे, जिनमें हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यासों को देख सकते हैं। उन्होंने इन वर्गों से अलग तरह के अलग विषयों पर उपन्यास लिखे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो लेखक हैं, उन्होंने भी उपन्यास लिखने में अपनी लेखनी को आजमाया, लेकिन जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनकी चर्चा हमने अपने व्याख्यान में की है। उम्मीद है कि आप सभी को प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।